आज का अपना टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। लास्ट क्लास में हमने रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ किया था। अब देखो तो ये जो प्रिज्म होता है ना, उसके 5 सरफेस होते हैं, 5 फेस होते हैं, उनका शेप कुछ होता है लाइक पिरामिड। लेकिन हम लोग जो स्टडी करेंगे और हम जो डायग्राम शो करते हैं, उसमें ओनली हम उसका प्रिंसिपल सेक्शन शो करते हैं। प्रिंसिपल सेक्शन का मतलब ये होता है कि जिस फेस से लाइट एंटर करेगा हम वो शो करेंगे, जिस फेस से लाइट मेरा लीव कर रहा होगा वो शो करेंगे, और एक जो उसका फ्रंट वाला फेस होता है हम लोग वो शो करेंगे। तो सिंपल जो क्लास 10 के सिलेबस में या कहीं भी जब भी हम लोग ऐसा स्टडी करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, तो हम लोग सिर्फ उसको एक ट्रायंगल के फॉर्म में शो करते हैं। हम लोग उसका सिर्फ 3 फेस शो करेंगे, और वो भी हम उसको शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल। देखो कुछ ऐसा बनाएंगे हम, और बोलेंगे कि ये मेरा एक एक प्रिज्म है। एक्चुअल में इसका 5 फेस होता है, या इसका 5 तो फेस होता है, लेकिन हम जो शो करेंगे वो हम शो करेंगे सिर्फ इसका प्रिंसिपल सेक्शन, और इसको मैंने नाम दिया है एबीसी। और इसका जो प्रिंसिपल सेक्शन का शेप होगा वो होगा शेप ऑफ ट्रायंगल। तो हमने मान लिया कि ये मेरा एबीसी एक एक प्रिज्म है। और जिस फेस से लाइट एंटर करता है वो आपका फेस यहाँ पे हमने लिया है एबी। एबी फेस से लाइट करेगा एंटर, और ये जो फेस आपका एसी है उससे आपका लाइट लीव कर रहा होगा। और ये जो बीसी है ना, फेस बीसी, ये हम लोग बोलते हैं बेस, ये इसका बेस है। एबी से करेगा एंटर, एसी से लीव करेगा, और बीसी उसका बेस है। और जिस फेस से लाइट करता है एंटर और जिस फेस से लाइट आपका बाहर निकलता है, उसके बीच का जो एंगल होता है, देखो यहाँ पे जो अपना एंगल ए है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पे कुछ तुम्हारा टर्म्स आए हैं, बेस ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पे जो एंगल ए है वो है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब हमको शो करना है कि जब लाइट रे किसी एक ग्लास प्रिज्म पे इंसिडेंट करेगा तो वो उसके अंदर जाएगा और फिर वहां से वो बाहर निकलेगा। तो हमको उसका पाथ पाथ वगैरह शो करना है, ठीक है। तो चलो, मैंने बोला कि ये लाइट रे मेरा, मैंने एक लिया है लाइट रे। ये ये हुआ। मैंने इसको नाम दे दिया है पॉइंट, चलो इसको मैं नाम देता हूँ कुछ ऐसा, पॉइंट ओ। तो पीओ क्या है? पीओ इज द इंसिडेंट रे। और मैंने इस पॉइंट ओ पे ड्रॉ किया है एक नॉर्मल। देखो मैं इस पॉइंट ओ पे ड्रॉ किया है मैंने नॉर्मल, इसको मैं नाम देता हूँ एन एन डैश। तो एन एन डैश इस पॉइंट ओ पे नॉर्मल है। तो ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जो मेरा लाइट रे का पाथ है पहले वाला, या लाइट रे का जो पहले का है डायरेक्शन, उसको मैंने शो किया है डॉट लाइन से। अब सिंस लाइट आपका आ रहा है हवा से ग्लास में, मतलब कि वो जा रहा है फ्रॉम रेडर टू डेंसर, तो वो करेगा बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मतलब कि मेरा लाइट रे कुछ ऐसे बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये मेरा लाइट रे बेंड किया, हमने शो किया है। और ये हमने माना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ ऑफ एक मिनट ये नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं है। एक मिनट यहाँ से रुको मेरे को। ये देखो, ये था मेरा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये इसके अंदर लाइट रे मेरा ये है लाइट रे इनसाइड द प्रिज्म। और एन एन डैश इसका नॉर्मल है, मतलब ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है देखो, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और मैंने इसको शो किया है R1 से। R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब लाइट मेरा एंटर किया है एयर से आपका ग्लास में। अब देखो फिर से क्या हुआ कि मेरा लाइट आया कहाँ से, ये एंटर किया हवा से ग्लास में, और इनसाइड द ग्लास वो किया है ट्रेवल। ये देखो, ये जो पाथ हम शो कर रहे हैं ग्रीन लाइन से, वो है इनसाइड द ग्लास। अब फिर से क्या आएगा, फिर वो आया इस सरफेस एसी पे। अब आप एक बात सोचो यहाँ पे कि ये जो मेरा सरफेस ए बी है और सरफेस ए सी जो है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। क्योंकि अगर ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो ये पैरेलल नहीं होगा। तो सिंपल सी कहानी है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था और सरफेस ए बी, वो आपका सरफेस ए सी के लिए नहीं हुआ, क्योंकि ये दो सरफेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो मैंने पहले इस पॉइंट को नाम दे दिया है क्यू, और इस पॉइंट पे फिर से हमने ड्रॉ किया है नॉर्मल। देखो हमने फिर से यहाँ पे ड्रॉ किया है नॉर्मल, और इसको मैंने नाम दिया है N1 N1 डैश। N1 N1 डैश आपका हो गया
नॉर्मल फॉर फेस AC जब लाइट रे पॉइंट Q पे इंसिडेंट किया है। और इस सरफेस के लिए ये हो जाएगा, ये जो एंगल है ये हो जाएगा आपका R2। मैंने इसको नाम दिया है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी है जब आपका लाइट रे फिर से जब ग्लास से एयर में वापस आ रहा होगा। अब देखो तो क्या होगा कि लाइट रे फिर से मेरा ग्लास से आएगा बाहर एयर में, और इस बार वो आ रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो वो करेगा बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ध्यान से देखो तो कुछ वो कुछ दूर भागेगा नॉर्मल से, तो मैंने शो किया है ऐसा, ये नॉर्मल से उसने दूर भागा। और इसको मैंने शो किया है एंगल ई से। यहाँ पे जो एंगल आई शो कर रहा है वो आपका शो कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप लिखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो ई शो कर रहा है वो आपका है एंगल ऑफ इमरजेंस, कि जब मेरा लाइट रे उस प्रिज्म से बाहर निकला है तब वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है। अब जब हमने ये सीखा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो हमने बोला था कि लाइट जो आपका होता है ये था आपका इंसिडेंट लाइट रे, और जो लाइट रे इससे बाहर निकलता है, एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या अब। तो मैंने ऐसा माना कि ये एक मेरा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, और उससे ये आपका था इंसिडेंट लाइट, फिर वो आया था इसके अंदर, ग्लास के अंदर आया था, बेंड किया था। फिर जब ये ग्लास से बाहर निकला था तो वहां हमने एक बात सीखा था कि जितना उसका होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही उसका होता है एंगल ऑफ ऑफ इमरजेंस। और हमने बोला था कि ये जो एंगल ऑफ या फिर जो इंसिडेंट रे था और ये जो आपका इमरजेंट रे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये दोनों होते हैं एक दूसरे के पैरेलल। और ऐसा हमने इसलिए बोला था क्योंकि ये जो सरफेस, जिस सरफेस से लाइट रे मेरा एंटर किया था और जिससे लीव कर रहा था वो एक दूसरे के पैरेलल थे, इसलिए जो आपका इंसिडेंट रे था और जो आपका इमरजेंट रे था वो भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे। लेकिन इस केस में, इन द केस ऑफ प्रिज्म, जिस फेस से आपका लाइट एंटर किया है और जिस फेस से लाइट लीव किया है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो अगर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस भी हो सकता है आपका। चलिए, तो मैंने वही शो किया यहाँ पे आई और ई से। अब ध्यान से देखना एक बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंसिडेंट रे, ये जो आपका है पीओ जो आपका है पीओ इंसिडेंट रे, और ये जो क्यू और इसका फॉर द आर आपका क्यूआर है, क्यूआर इज द इमरजेंट रे। ये दोनों ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ये जो रे आपका बाहर आया है उसको मैंने किया है बैक ट्रेस, देखो कुछ ऐसा, इसको मैंने किया है बैक ट्रेस। तो हमको साफ साफ ऐसा दिख रहा है कि जो रे इस ग्लास प्रिज्म में एंटर किया था और जो बाहर निकला था वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। और इनके बीच का जो एंगल फॉर्म होता है, देखो इनके बीच का जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। आपको यही यहाँ पे सीखना है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको मैं लिखता हूँ डेल्टा से, जो जो आपको वहां पे डेल्टा एंगल दिख रहा है वही होता है एंगल ऑफ डेविएशन। इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आपका एंगल ऑफ डेविएशन होता है 0। एंगल ऑफ डेविएशन इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वहां पे होता है 0, क्योंकि वहां पे इंसिडेंट लाइट रे और जो आपका होता है इमरजेंट लाइट रे वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो अगर वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वहां पे कोई एंगल ऑफ डेविएशन नहीं, तो वहां पे लैटरल शिफ्टिंग होता था। लेकिन इस केस में आपका कुछ डेविएशन हो रहा है और वो होता है डेल्टा। अब देखो तो कैसे हम लोग करते हैं डिफाइन डेविएशन को, हाउ वी डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, angle of deviation for a prism is defined as the angle between emergent ray and the direction of incident ray, जो कि आपको यहाँ पे डेल्टा दिख रहा है। अब देखो ये जो आपका डेल्टा का वैल्यू होता है एंगल ऑफ डेविएशन, इसका वैल्यू होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेविएशन। ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन का, इंसिडेंट एंगल प्लस इमरजेंस एंगल माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये फॉर्मूला कैसे आता है इसका एक डेरिवेशन भी है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है तो मैंने वो नहीं बताया, जो काम का चीज़ है बस मैं वही बता रहा हूँ। तो डेरिवेशन कैसे हम फाइंड करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखो ये जो एंगल ऑफ आपका है प्रिज्म, आप इसको R1 प्लस R2 भी लिखते हो, एंगल ऑफ प्रिज्म ए
इक्वल टू, ये देखो ये एंगल R1 मतलब कि जो जो दो सरफेस था ये प्रिज्म का, तो उसके अंदर जब लाइट था तो उसने दो सरफेस के नॉर्मल से कितना एंगल बनाया था, R1 R2। सबको यहाँ पे R1 और R2 दिख रहा है ना। तो एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू इन दोनों के समेशन के इक्वल होता है। तो ये आपका हुआ कहानी ऑफ डेविएशन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, और एंगल ऑफ प्रिज्म आपका R1 प्लस R2 के इक्वल भी होता है। अब सुनो नेक्स्ट कहानी। नेक्स्ट कहानी है अपना कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करने से आपका डेविएशन इंक्रीज करता है। ये आप लोग याद रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हम लोग बढ़ाएंगे तो डेविएशन भी बढ़ेगा। सेकेंड आपका होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ए। ये एंगल ऑफ प्रिज्म भी इंक्रीज करने से एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करता है। और थर्ड होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। और आप अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हो इंक्रीज तो भी इसका डेविएशन इंक्रीज करता है। मतलब इन तीनों फैक्टर को इंक्रीज करने से एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करता है। अब देखो सिंपल सी कहानी है कि जहां भी म्यू का आता है बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो वहां हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन कलर और वेवलेंथ। डिपेंड्स अपॉन कलर और वेवलेंथ, इसका मतलब ये हुआ कि angle of deviation for violet light is maximum and angle of deviation for red light is minimum। अगर हमने इन दो कलर के लाइट को सेम एंगल से इंसिडेंस कराया, देखो जब भी आपको किसी एक फैक्टर से कंपेयर करना होता है तो आप बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर दो कलर का मैंने लाइट लिया है और एक हमने लिया है प्रिज्म, मान लो एक मेरे पास है प्रिज्म, और मैंने एक बार उस पे फॉल कराया है रेड लाइट को और एक बार फॉल कराया है वायलेट लाइट को फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो उस केस में वायलेट लाइट के लिए जो आपका होने वाला है डेविएशन वो ज्यादा होगा और रेड लाइट के लिए आपका डेविएशन कम होगा। आपने अगर एंगल ऑफ आपने अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम नहीं रखा है उस केस में आप उनके एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बोल नहीं सकते हो। तो आपको अगर केवल कलर के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है तो बाकी जितने फैक्टर्स थे आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ प्रिज्म आपको उसको सेम रखना पड़ेगा, तभी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे उनको कंपेयर कर सकते हो। तो ये सब बेसिक बातें हैं, तुम लोग इसको ध्यान रखना। और देखो सुनो ध्यान से कि ये जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तीन फैक्टर्स पे करता है डिपेंड। हमने तुमको बताया था पहला क्या होता है कि नेचर ऑफ मटेरियल, और सेकेंड होता है टेम्परेचर, और थर्ड होता था आपका कलर, कि कलर या फिर वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो आप लोग बेसिक बात याद रखना कि अगर हम मटेरियल चेंज कर दें तो फिर से उसका क्या हो जाएगा, उसका म्यू का वैल्यू कर जाएगा चेंज, तो फिर से उसका डेविएशन कर जाएगा चेंज। और ये जो ग्लास का जो बनता है प्रिज्म और जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है ना, वो मेनली दो टाइप के मटेरियल से बना होता है। और उस दो टाइप के ग्लास का नाम है फ्लिंट ग्लास एंड क्राउन ग्लास। फ्लिंट ग्लास वो ग्लास का टाइप होता है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर फ्लिंट ग्लास इज मोर देन, ये तुम लोग याद रखना, इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास। मतलब कि अगर आपने सेम कलर का लाइट कराया है इंसिडेंट एट द सेम एंगल फॉर टू डिफरेंट प्रिज्म, एक बना है फ्लिंट ग्लास से और एक बना है क्राउन ग्लास से, तो फ्लिंट ग्लास वाले केस में डेविएशन ज्यादा होगा क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा है। तो ऐसे हम लोग कंपेयर करते हैं। बाकी सारे फैक्टर्स को आप सेम रखो तभी आप किसी एक फैक्टर से कंपेयर कर सकते हो। तो सिंपल सी कहानी है कि डेविएशन फ्रॉम फ्लिंट ग्लास विल बी मोर देन डेविएशन ड्यू टू
क्राउन ग्लास मतलब कहीं आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि हमको ज्यादा डेविएशन चाहिए तो हम कैसा कैसा हम लोग मटेरियल चूज करें, तो आंसर होगा फ्लिंट मटेरियल। ओके, सिंपल सी कहानी है आपका। चलो इसको कॉपी कर लो। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया है, मैंने ध्यान नहीं, मैं इसको ठीक करता हूँ। ये जो फर्स्ट था ना फैक्टर, एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला, इसमें मैं चाहता हूँ थोड़ा सा चेंज करना। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते हैं तो, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ लिखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि इफ वी इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस देन angle of deviation initially decreases and it initially decreases and it reaches minimum deviation and if again angle of incidence is increases then angle of deviation increases। देखो मैं इसको फिर से एक बार बोल देता हूँ कि जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं तो पहले डेविएशन डिक्रीज करता है, फिर वो एक सबसे मिनिमम वैल्यू पे आता है, उसके बाद हमने अगर फर्दर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया है तो फिर वो डेविएशन इंक्रीज करता है। तो ऐसे करता है वैरी। मेरे को से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि हमने ये बोल दिया कि इफ वी इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस देन डेविएशन ऑल्सो ऑल्सो इंक्रीजेज, ऐसा नहीं होता है। पहले आप जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को करते हो इंक्रीज तो डेविएशन आपका डिक्रीज करता है। एक फिर एक उसका आता है मिनिमम वैल्यू ऑफ डेविएशन, उसके बाद आपने अगर फर्दर उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया है तब डेविएशन फिर से इंक्रीज करता है। तो एक्चुअल में ये होता है। और जो हमने तुमको बताया है फैक्टर 2 और 3, ये सब ठीक है, ये सब मैंने ठीक बताया है, बस पहले वाले मिस्टेक हो गया था। ग्राफ है आपका, ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन, उसको मैंने लिया है वाई एक्सिस से और शो किया है डेल्टा से, और मैंने एक्स पे लिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ ये आया है फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। और इस ग्राफ का शेप कुछ ऐसा आता है, 1 मिनट रुक जाओ, ये ग्राफ का शेप कुछ आता है इस तरफ, और यहाँ पे इसका है, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका देखो डेविएशन मिनिमम है, दिस इज द मिनिमम डेविएशन। अब सुनो ध्यान से, जो हमने तुमको फर्स्ट पॉइंट में लिखा है वही यहाँ पे सबको शो भी हो रहा होगा कि पहले जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया, देखो यहाँ से मैंने जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किया है इंक्रीज, तब क्या हुआ, तब उसका एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज किया है। देन फॉर अ पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस वैल्यू, फॉर अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डेविएशन हुआ है मिनिमम। इसके बाद जब मैंने फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया है तो डेविएशन फिर से इंक्रीज किया है। तो देखो वही ग्राफ जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा था वो आपको यहाँ पे ग्राफ पे भी, ग्राफ से भी दिख रहा है। और ये ग्राफ सब लोग इसको याद रखना, ये ग्राफ आपका है एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। और एक्सपेरिमेंट से ऐसा देखा गया कि जिस पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हुआ था, उसके लिए जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ इमर्जेंस भी होता है।
कि मतलब कि फॉर इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ये आप लोग याद रखना, सुनो देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं कि इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन जितना होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना आपका होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अल्सो, सॉरी, उतना ही होता है एंगल ऑफ इमरजेंस अल्सो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस देन दिस टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। ये आपका बात हो जाए गलत, क्योंकि ये जो दो सरफेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, भले उसने एंगल सेम बनाया है। वो सिंपल सा कहानी ये है कि जैसे मान लो कि कोई एक मेरा लाइन है, उसने एंगल बनाया है x से 60 डिग्री, और कोई एक लाइन है जिसने जिसने y से बनाया है एंगल 60 डिग्री। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोलना यहाँ पे कि ये दोनों भले ही इनका एंगल ऑफ जितना इंसिडेंस है और जितना इनका उतना ही इनका एंगल ऑफ इमरजेंस भी है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। एक्सपेरिमेंट से हमको ये ऐसा मिला कि इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। इसका मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं कि मिनिमम डेविएशन, देखो हम लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ मिनिमम डेविएशन हमने अभी सीखा है कि आई प्लस ई माइनस ए, एंड इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन आई इक्वल टू ई। मतलब कि क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा कि मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू 2i माइनस ए। देखो जहाँ पे ई था वहां भी मैंने आई पुट कर दिया है, तो 2i माइनस ए इज द मिनिमम डेविएशन। इसको तुम लोग याद रखना। और सुनो कुछ बातें, और सुनो, इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन आई इक्वल टू ई एंड ऑल्सो R1 इक्वल टू R2, जो हमने जस्ट अभी तुमको बताया था कि R1 प्लस R2 होता है A। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस है तो R1 इक्वल टू R2 भी होगा, और इसको मैंने नाम दे दिया है R। और हमने ये भी सीखा था कि R1 प्लस R2 इक्वल टू A, तो सिंपल हम यहाँ से बोल सकते हैं कि R इक्वल टू A बाई 2। इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन inside the prism is half of the angle of prism, and minimum deviation is 2i minus a। here a is the angle of prism, I is the angle of incidence। ये सब तुम लोग बातें याद रखना। और देखो, in the case of minimum deviation, in the case of minimum deviation आपसे पूछता है ड्रॉ द रे डायग्राम, ड्रॉ द रे डायग्राम इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो तुम लोग इसके लिए एक बात याद रखना कि इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन लाइट रे inside the prism is parallel to its base, is parallel to its base। इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस सेम होता है, उस केस में इस प्रिज्म के अंदर जो मेरा लाइट रे होता है वो इसके बेस के पैरेलल होता है। मतलब कि इसका जो हम डायग्राम या रे डायग्राम जो हम ड्रॉ करेंगे, देखो कुछ ऐसा होगा। और ये तुम लोग याद रखना, ये तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है। जैसे मान लो ये रहा मेरा इंसिडेंट रे, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो यहाँ से। अब क्या होगा कि अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम फॉर मिनिमम डेविएशन, तो अंदर इसके अंदर जो लाइट रे होगा वो होगा जस्ट पैरेलल टू बेस BC। मतलब देखो ये हमने ड्रॉ किया है जस्ट पैरेलल टू बेस BC, तो ये आपका हो गया इनसाइड द प्रिज्म लाइट रे। फिर यहाँ से वो निकलेगा बाहर, तो मैंने शो किया है ऐसा। देखो दिस इज द emergent ray and angle of incidence E is equal to angle of incidence I in the case of minimum deviation। तो ये अपना कहानी हो गया, ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म A। अब चाहो तो आप थोड़ा सा इसका नाम भी शो कर सकते हो, अच्छा रहता है। N डैश यहाँ का नॉर्मल हुआ, N1 डैश ये यहाँ का हो गया नॉर्मल, ठीक है ना।
अब ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर ही होगा, क्योंकि इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन ये दोनों एंगल सेम होते हैं, तो मैंने उनको आर से शो कर दिया है। तो ये आपका हो गया डायग्राम इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। आप इसको याद रखना। देखो तो जब मैंने लिया था जनरल केस, जहां पे मैंने आपको समझाया था एंगल ऑफ डेविएशन, उस केस में मैंने इनसाइड द प्रिज्म लाइट रे बेस के पैरेलल नहीं लिया था। देखो, क्योंकि हमने वहां पे आपको समझाया था जनरल केस, और इनसाइड द प्रिज्म लाइट रे बेस के पैरेलल तभी होता है जब वो मिनिमम डेविएशन वाला केस है, तो वो आपका स्पेशल केस होता है। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने इनसाइड द प्रिज्म लाइट रे बेस के पैरेलल शो नहीं किया, वो थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड है या वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है, और वहां पे आपका ये जो R1 और R2 डिफरेंट भी है। लेकिन इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन ये आपका जो इनसाइड द प्रिज्म लाइट रे होता है वो बेस के पैरेलल हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका कहानी हो गया, बेसिक इस कहानी अबाउट प्रिज्म। ये जो अपना टॉपिक है ये प्रिज्म वाला, ये मेनली एक बार और आता है उठ के जब हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ लेंगे, तो फिर से ये अपना कहानी जो है प्रिज्म का एक बार फिर से आएगा, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और, जब भी हम लोग प्रिज्म के लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो एक बात तुम लोग ऐसा अपने मन में अपना डायग्राम सही है कि नहीं वो चेक करने के लिए ऐसा ध्यान देना कि जब भी लाइट रे किसी प्रिज्म से पास करता है, तो उसका बेंडिंग जो होता है, जब भी उसका बेंडिंग होता है वो बेंडिंग हमेशा होता है उसके बेस की तरफ, हमेशा होता है उसके बेस की तरफ, कभी भी उसके बेस से अवे नहीं होता है। और आप इसको चेक कर सकते हो, जो मैंने दो डायग्राम ड्रॉ किया है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होता है तब जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हो। देखो यहाँ पे ध्यान से कि लाइट रे जो इंसिडेंट किया था वो था आपका ये पीओ, और देखो कि जब वो पास किया है इनसाइड द प्रिज्म तो वो बेंड किया है टुवर्ड्स द बेस। देखो यहाँ पे सबको ऐसा दिख रहा हो कि वो बेंड किया है टुवर्ड्स द बेस, फिर जब यहाँ से बाहर निकला है तो वो फिर से किया है बेंड टुवर्ड्स द बेस। सबको ऐसा यहाँ पे दिख रहा होगा होता है। तो लाइट रे हमेशा उस प्रिज्म के बेस के तरफ ही बेंड करता है। जो हमने सेकेंड यहाँ पे जो बनाया है डायग्राम, देखो यहाँ पे, यहाँ भी देखो ध्यान से, तो ये मेरा था इंसिडेंट लाइट रे, देखो यहाँ पे ये था मेरा इंसिडेंट लाइट रे, ये किया है बेंड टुवर्ड्स द बेस, क्योंकि जो इसका पहले का था वो कुछ इस तरफ था उसका डायरेक्शन, वो बेंड किया टुवर्ड्स द बेस, फिर जब बाहर निकला तो वो फिर से बेंड किया है टुवर्ड्स द बेस। लेकिन इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि वो इनसाइड द प्रिज्म वो लाइट रे बेस के हो जाएगा पैरेलल, लेकिन वो बेंड करता है टुवर्ड्स द बेस ही। तो ये इंपॉर्टेंट कहानी था आपका, इसको सब लोग ध्यान में रखना। मेरे पास एक प्रिज्म एबीसी है, एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जर्वर है अदर साइड ऑफ द प्रिज्म। अब बोला है कि आप रे डायग्राम से ड्रॉ करके शो करो कि इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा जब वो ये प्रिज्म के उस साइड से देखेगा। तो सिंपल सा हमको ड्रॉ करना है रे डायग्राम। तो हमने यहाँ से एक लाइट रे, यहाँ से हमने एक लाइट रे कराया इंसिडेंट, देखो इधर मान लो यहाँ पे हमने कराया लाइट रे इंसिडेंट, तो ये पहले करेगा बेंड टुवर्ड्स द बेस, फिर से किया बेंड टुवर्ड्स द बेस, फिर इसके आंख तक पहुंचा, मतलब कि ये लाइट रे मेरे को कहीं इधर से आता हुआ दिख रहा है, देखो इधर कहीं इधर से आता हुआ मेरे को दिख रहा होगा। तो ये हमने लिया है फर्स्ट रे। आपको अगर उसका कहाँ पे फॉर्म होगा इमेज वो शो करना है तो आपको एटलीस्ट दो लाइट रे लेने होंगे। तो मैंने एक और लिया है लाइट रे, एक और ले लो आप, मान लो मैंने ऐसे लिया सेकेंड लाइट रे। ये होगा पहले बेंड टुवर्ड्स द बेस, देखो किया बेंड, फिर करेगा बेंड। इसको जब मैंने किया है बैक ट्रेस तो ये कहीं इधर से आता हुआ मेरे को दिखा, मतलब कि मेरे को ये ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं इस पॉइंट पे दिखेगा। देखो वो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे था इस पॉइंट पे, लेकिन हमको इसका इमेज दिखेगा इस पॉइंट पे, क्योंकि हम लोग इसको देख रहे हैं थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो ये हो गया आंसर, कॉपी करो इसको। तो ये रहा अपना क्वेश्चन। मेरे पास तीन हमको सेटअप दिया हुआ है,
तीनों केस में मैंने ग्लास का प्रिज्म लिया है और आपको रे डायग्राम कंप्लीट करना है। तो मैं एक करता हूँ ड्रॉ, बाकी तुम लोग दो खुद से करना प्रैक्टिस। फर्स्ट केस में आ जाओ। तो देखो फर्स्ट केस में ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल का बना हुआ प्रिज्म है। सिंपल सी कहानी है इसमें। देखो तो ये जो इंसिडेंट रे है हमको साफ साफ ऐसा दिख रहा है कि ये इस सरफेस पे, आप इसका अगर नाम दे दो ए बी सी ट्रायंगल का, तो इस सरफेस ए बी पे वो फॉल किया है नॉर्मली। वो फॉल किया है नॉर्मली, मतलब कि यहाँ पे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 0 डिग्री। यहाँ पे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 0 डिग्री। तो हमने पहले ही ये सीखा है कि इफ लाइट रे फॉल्स नॉर्मली देन इट गोज अनडेविएटेड, मतलब ये सीधा का सीधा यहाँ से चला आएगा। देखो ये पूरा का पूरा ऐसा यहाँ पे आ गया। इस केस में ये बेंड नहीं करने वाला है टुवर्ड्स द बेस या अवे द बेस, कहीं नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई बेंडिंग हो ही नहीं रहा है। ये तुम्हारा नॉर्मली फॉल किया था, अगर थोड़ा सा कुछ एंगल से आता तब वो बेंड करता टुवर्ड्स द बेस। तो सिंपल सी कहानी है कि ये आपका हो गया, आ गया लाइट रे इनसाइड द प्रिज्म। अब ये आ गया है इस सरफेस एसी पे, और फिर ये चाहेगा इस ग्लास प्रिज्म से बाहर जाना। अब देखो ध्यान से, तो इस सरफेस एसी के लिए इस बार मेरा लाइट रे नॉर्मली फॉल नहीं किया है, इस बार उसका कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और आपको वो अगर फाइंड करना है तो आप फाइंड भी कर सकते हो। देखो कैसे, तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 60 है, मतलब ये एंगल पक्का होगा 30 डिग्री, और ये है 90, तो ये पक्का होगा कितना 60 डिग्री। अब मैंने इसका यहाँ पे ड्रॉ किया है नॉर्मल। अब ध्यान से देखो तो, अगर ये लाइन नॉर्मल है तो ये पूरा एंगल रहा होगा 90 डिग्री। देखो ध्यान से, ये पूरा एंगल रहा होगा 90 डिग्री, और ये 60 है तो ये कितना है, देखो ये है 30 डिग्री। मतलब फॉर द सरफेस ए सी, फॉर द सरफेस ए सी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट नहीं किया है, तो वो कुछ बेंड करके जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो लाइट रे मेरा आ रहा है ग्लास से एयर में, मतलब कि वो जा रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो एक बात पक्का है कि वो बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल और बेंड करेगा टुवर्ड्स द बेस। तो लाइट रे कुछ आपका इधर बाहर ऐसे निकलेगा। अब वो कितना एंगल से आ रहा है बाहर हमको वो पता नहीं है, और हमको वो फाइंड भी नहीं करना है, बस हमको इसका रे डायग्राम शो करना था। आप चाहो तो यहाँ पे जो मैंने ये एंगल शो किया था, आप वो एंगल्स भी शो नहीं कर सकते हो, तो आपका डायग्राम थोड़ा सा और साफ सुथरा बनेगा। ये मैंने बस शो किया है एंगल, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वहाँ पे एंगल ऑफ जो आपका फेस एसी था वहाँ पे लाइट रे नॉर्मली फॉल नहीं किया है। तो आप इसको सिंपली और सिंप्लिसिटी आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे। देखो ये लाइट रे यहाँ से आया, फिर यहाँ पे गया अनडेविएटेड, उसके बाद ये यहाँ पर आप बनाओ नॉर्मल, फिर यहाँ से ये इस तरफ बेंड कर जाता। तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते थे, आपका आंसर सही होता। बस मैंने यहाँ पे समझाने के लिए एंगल वगैरह लेके समझाया आपको। चलो ये सही हो गया डायग्राम ए बी सी। अब तुम लोग खुद से ये पार्ट बी और पार्ट सी ट्राई करो और फिर आंसर चेक करना। देखो नंबर बी का मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। फिर से लाइट रे ये फेस ए बी पे किया था इंसिडेंट नॉर्मली, तो वो गया अनडेविएटेड, फिर आया इस फेस ए सी पे। देखो तो फिर से उतनी नहीं, यहाँ पे उसने एंगल 30 नहीं बनाया था, तो एक बार चेक कर दो। ये है 30 डिग्री, और ये दो साइड का लेंथ सेम था, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री, ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो ये आपका आने वाला है 90, 90 और 30, ये आपका हो जाएगा 120। हाँ ठीक है, फिर से 30 ही आएगा, तो ये एंगल आपका आने वाला है 30 डिग्री। तो देखो फिर से ये लाइट रे मेरा जब इससे बाहर निकलेगा तो वो बेंड करेगा अवे फ्रॉम द, क्या बेंड करेगा टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो ये हो जाएगा डायग्राम। तो जो केस सी है वहाँ पे फिर से मेरा एक राइट एंगल प्रिज्म है, और लाइट रे इस फेस ए बी पे किया है इंसिडेंट, और इस पर नॉर्मली इंसिडेंट नहीं किया है। और मेरे को एंगल जो दिया है वो दिया है इस सरफेस से, देखो इस सरफेस से दिया है 70 डिग्री, और इस सरफेस का ये हुआ नॉर्मल जो मैंने यहाँ पे शो किया है ड्रॉ, इसका नाम दो आप कुछ ऐसा एन एन डैश। तो ये एन एन डैश है नॉर्मल, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है 20 डिग्री। तो इस बार लाइट क्या होगा, इस बार लाइट करेगा बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म।
तो इस बार अनडेविएटेड नहीं जाएगा, सिंपल सी कहानी है। इस बार अनडेविएटेड नहीं जाएगा, इस बार वो बेंड करेगा। यहाँ पे करता हूँ ड्रॉ। चलो ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया था। तो इसका इस तरफ था डायरेक्शन, लेकिन ये बेंड्स करेगा टुवर्ड्स द बेस, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो इनसाइड द प्रिज्म कुछ ऐसा होगा, और फिर वो बाहर जब निकलेगा तो कुछ ऐसा निकलेगा। तो मैं साफ, अगर साफ सुथरा इसका डायग्राम यहाँ ड्रॉ करूँ इधर इस साइड में, तो कुछ ऐसा आने वाला है इसका। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 डिग्री, ये इसका पहले का पाथ था, ये इसने किया बेंड टुवर्ड्स द बेस। सॉरी सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एक मिनट। ये डायग्राम ड्रॉ करना ऐसा। सबको ठीक है ना? हाँ। नंबर सी में हमने नॉर्मल सीधा क्यों बनाया? अच्छा देखो देखो, तो ये रहा मेरा सरफेस ना, देखिए है ना सरफेस, मतलब कि मेरा जो सरफेस है एक एक वर्टिकल लाइन, तो इसका जो नॉर्मल आएगा तो कुछ ऐसा ही है ना, तो आएगा कुछ उसका हॉरिजॉन्टल लाइन, देख इधर ये, समझा? हाँ, अगर आपका सरफेस वर्टिकल है तो उस केस में जो आपका नॉर्मल आएगा वो आपका आएगा जस्ट हॉरिजॉन्टल, या ऐसे मान के अगर मेरा सरफेस है एक्स एक्सिस में तो उसका नॉर्मल आएगा वाई एक्सिस में, या आपका सरफेस है वाई में तो उसका नॉर्मल आएगा एक्स में। देख तो ये जो है ना अपना थर्ड केस, तो वो था सिमिलर एज अ फर्स्ट केस, देखिए इधर है। हाँ हाँ, तो वहां भी हमने नॉर्मल वही लिया था, हॉरिजॉन्टल में लिया था, क्योंकि वहां पे जब लाइट रे आया था हॉरिजॉन्टली, तो हमने ऐसा कहा था कि वो नॉर्मली इंसिडेंट किया है। ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मेरे पास दो आइडेंटिकल प्रिज्म है, लेकिन जो मैंने उनको प्लेस किया है तो उनका ओरिएंटेशन उल्टा है। देखो ध्यान से, एक एक प्रिज्म ऐसा है अपना, और सेकेंड प्रिज्म ऐसा है, मतलब कि एक का बेस ऊपर है और एक का बेस नीचे है। और हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला कि हमने एक लाइट रे पी क्यू इस नाम दिया है प्रिज्म ए और प्रिज्म बी, इस ए पे कराया है इंसिडेंट। तो आपको इस पूरे लाइट रे का रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो पहले क्या हुआ कि लाइट रे इस जाएगा इस प्रिज्म ए में, फिर वहां से निकलेगा और फिर जाएगा प्रिज्म बी में। और हमको एक बात पता है कि लाइट रे करता है बेंड ऑलवेज टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो आपको इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना था, तो देखो मैंने वही यहाँ पे ड्रॉ किया है ऊपर में, कि जब वो पहले जो फर्स्ट जो था प्रिज्म जब उसमें एंटर किया, तो वो किया बेंड टुवर्ड्स द बेस, कुछ एंगल से किया होगा बेंड। फिर जब वो यहाँ से बाहर निकला तो फिर से किया है बेंड टुवर्ड्स द बेस, देखो यहाँ पे। फिर जब ये एंटर किया है सेकेंड प्रिज्म में, तो अब उसका बेस नीचे है, तो अब वो बेंड किया नीचे की तरफ। फिर जब यहाँ से बाहर निकला तो फिर से कहाँ से बेंड किया, उसने बेंड किया टुवर्ड्स द बेस, तो इसका बेस था नीचे, तो ऐसे बेंड किया। तो सिंपल सी कहानी ये है कि फॉर द फर्स्ट प्रिज्म ये लाइट रे दो बार बेंड किया है ऊपर की तरफ, एंड फॉर द सेकेंड प्रिज्म लाइट रे बेंड किया है दो बार नीचे की तरफ। और अगर ये दोनों प्रिज्म आइडेंटिकल थे, मतलब बेंडिंग इक्वल होगा, मतलब कि फर्स्ट प्रिज्म से पास करने के बाद लाइट रे जितना बेंड किया था या जितने से डेविएट हुआ था, सेकंड प्रिज्म से पास करने के बाद वो उतना ही एंगल से डेविएट होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि जो यहाँ पे नेट डेविएशन हो रहा है, नेट डेविएशन वो आपका हो रहा है जीरो। यहाँ पे नेट डेविएशन क्या हो रहा है, वो हो रहा है जीरो, क्योंकि हमने आइडेंटिकल प्रिज्म को डिफरेंट, या ऐसा बोल सकते हो कि आपने उसको रिवर्स
ओरिएंटेशन में रखा है एक दूसरे के। यहाँ नेट डेविएशन जीरो है, इसका मतलब क्या कि जो लाइट रे आपका बाहर निकल रहा है ये पी डैश क्यू डैश, वो आपका हो जाएगा पैरेलल टू द पी क्यू। हेयर पी डैश क्यू डैश इज पैरेलल टू पी क्यू। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या किसी एक पार्टिकुलर प्रिज्म ने डेविएशन प्रोड्यूस किया है, तो आंसर होगा यस। क्या इन दोनों प्रिज्म के कॉम्बिनेशन ने कोई डेविएशन प्रोड्यूस किया, तो आंसर होगा नहीं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने कोई भी डेविएशन प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर प्रिज्म ने डेविएशन प्रोड्यूस किया है, और उन पर्टिकुलर प्रिज्म का जो डेविएशन था वो था इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए नेट कैंसल आउट होकर जीरो हो गया है। पक्का बोलो सब लोग। ये क्वेश्चन कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 डिग्री, ये आपको दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल को ही हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब कि आपको कहीं अगर मेंशन है रिफ्रैक्टिंग एंगल, मतलब वो एंगल ऑफ प्रिज्म ए का बात कर रहा है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म ए आपका दिया है 60 डिग्री, सफर्स मिनिमम डेविएशन, फुल स्टॉप, कैलकुलेट द मिनिमम डेविएशन। आपको फाइंड करना है मिनिमम डेविएशन, जल्दी से इसे सोल्व करो। सही है, हाँ सही है सही है। देखो तो यहाँ पे आई दिया हुआ है 48 डिग्री, ए दिया है 60 डिग्री, पूछा है डेविएशन मिनिमम, हमको पता है 2i माइनस ए, तो 2 इंटू 48 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 96 डिग्री माइनस 96 माइनस 60, तो आंसर होगा 36 डिग्री। ओके चलो एक और क्वेश्चन देख ही लो तुम लोग, क्वेश्चन सुन लो कि, या चलो मैं लिख ही देता हूँ यार, लिखो लिखो लिखो। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट विच सफर्स मिनिमम डेविएशन ऑफ 36 डिग्री थ्रू एन इक्विलैटरल प्रिज्म। जल्दी से, हमको बोला है कि इक्विलैटरल प्रिज्म है, मतलब कि एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया 60 डिग्री। अब फिर से वही करेंगे, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू 2i माइनस ए। हमको दिया हुआ है कि मिनिमम डेविएशन 36 डिग्री, तो 36 डिग्री इज इक्वल टू 2i माइनस ए कितना है 60 डिग्री, तो 2i हो जाएगा 96 डिग्री, तो यहाँ से i हो जाएगा 96 डिग्री बाई 2, मतलब 48 डिग्री। ठीक है, चलो जल्दी से कॉपी कर लो इसको।